नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 15 अगस्त और अभी सरकार जो है नए 3 कानून लेकर के आई है और उसको संसद में प्रस्तुत किया। हालांकि अभी पारित नहीं किया गया है, लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंडिया का, तो आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधार करने के लिए 3 नए बिल लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो बिल हैं जैसे आईपीसी है या सीआरपीसी है या फिर एविडेंस एक्ट है, ये तीनों ही एक्ट जो हैं वो ब्रिटिश पीरियड के हैं। तो कॉलोनियल एरा के ये जो लॉज हैं इनको मॉडर्न टाइम के साथ में मतलब कि सिस्टम के साथ एकोमोडेट करने के लिए इन तीनों बिलों को रिपील करने वाली है सरकार, और इसकी जगह पे नए 3 बिल लेकर के आएगी। और उनके तीनों के जो है नए नाम रखे हैं सरकार ने, अलग नाम के साथ में लेकर के आ रही है। और ऐसे तो नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन आप जो है अगर सामान्य तौर पर याद रखना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि एक बिल जो है वो न्याय से संबंधित है, दूसरा नागरिक सुरक्षा से संबंधित है, और तीसरा जो है साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट को जो रिप्लेस करेगा। तो न्याय से संबंधित जो बिल है, अगर उसको पूरा बोलेंगे तो बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। ऐसा नागरिक सुरक्षा से संबंधित बिल है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। और ऐसे ही जो साक्ष्य से रिलेटेड है तो वो है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। तो इस तरीके से 3 बिल लेकर के आई है जो रिप्लेस करेंगे आईपीसी को, सीआरपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो 1872 का है। तो कुल मिलाकर के, और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको कि जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी को ये एग्जैक्टली वैसा ही नहीं चला आ रहा। हालांकि देखिए सब में कहीं ना कहीं सुधार तो किए ही गए हैं, लेकिन जो सीआरपीसी है उसको 1973 में दोबारा से री इनेक्ट किया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम से ही लगातार वैसे वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर के जब गृह मंत्री ने प्रस्तुत किए सदन में, तो वहाँ स्पष्टीकरण में उन्होंने ये चीज़ बोली कि अभी भी जो कानून है उनके अंदर कहीं कहीं ये लिखा हुआ है बाय द ब्रिटिश क्राउन, मीन्स ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित उल्लेख अभी भी सम्मिलित हैं उन अधिनियमों में। तो इस कारण से सरकार जो है इनको बिल को, जो एक्ट्स हैं उनको रिपील करने के लिए नए बिल लेकर के आई है। फिलहाल जो बिल हैं वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में है और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अभी उन पर विचार करेंगी। अच्छा, स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं ये वास्तव में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 तरह की दिखती हैं। एक तो एडहॉक होती हैं जो पर्टिकुलर किसी पर्पज़ के लिए गठित की जाती हैं और अपना काम करने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। बाकी ये जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं ये स्थायी समितियां होती हैं संसद की, और 1989 से जो है स्टार्ट हुई इन स्थायी समितियों के गठन का काम। और 1989 के बाद फिर धीरे धीरे करके आगे और बढ़ता गया। 1993 में फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड, मीन्स अलग अलग विभाग से संबंधित स्थायी समितियाँ बना दी गई। और अभी वर्तमान समय में जो है काफ़ी स्थायी समितियां हैं विभागों से संबंधित, जैसे अलग अलग मंत्रालय हैं तो उनसे संबंधित स्थायी समितियां हैं। उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि लगातार ये देखते रहना कि किस क्षेत्र में नए कानून आ सकते हैं या कहाँ किस जो अधिनियम है उन अधिनियमों में कहाँ संशोधन करने की ज़रूरत है, या कौन सा क्षेत्र है उसके लिए, उसके रेगुलेशन के लिए कोई नया बिल लेकर के आना है, या फिर कोई नया बिल सरकार लेकर के आई है तो उसको जो है उसके बारे में स्टडी करना, उसमें क्या संशोधन किए जा सकते हैं इस पर रिकमेंडेशन देना। तो इस तरीके से कई सारी कमेटीज़ जो हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ पार्लियामेंट में होती हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ कमेटीज़ के नाम बड़े नॉर्मली आपने सुने होंगे, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, कार्य मंत्रणा समिति बोलते हैं जिसको। तो इसका काम जो है संसद में हर दिन क्या काम होगा उस काम को तय करना। जैसे बीच में भी रूल 267 जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, जिसमें विपक्ष इस बात की मांग कर रहा था कि हमें आप जो है सारा कामकाज स्थगित करिए और मणिपुर के ऊपर चर्चा करनी है। पूरा जो है सत्र था मानसून सत्र, वो इसी में चलता चला गया। अंत में जो है 3 दिन तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और फिर अविश्वास प्रस्ताव भी जो है वो धड़ाम बोल गया। कुल मिलाकर के जो अभी ये 3 नए बिल हैं, आउटडेटेड कॉलोनियल एरा के जो लॉज हैं उनको सिस्टम में मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग एकोमोडेट करने के लिए सरकार लेकर के आई है। और दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं तो इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल के द्वारा। ठीक है, कुल मिलाकर के हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो अगर भारतीय न्याय संहिता बिल की बात करें आप, ये देखिए एडिटोरियल था, इसको हमने पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर दिया ताकि समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो भारतीय न्याय संहिता बिल की अगर आप बात करें तो
ये 22 प्रोविज़न जो है आईपीसी के उनको रिपील करेगा, मीन पूरी तरीके से निरस्त कर देगा। इसके अलावा 175 जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उनमें बदलाव करेगा, और साथ ही साथ में 8 नए सेक्शन जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं आईपीसी के अंदर, और फिर इसका नाम हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। अभी फ़िलहाल बिल है जो पार्लियामेंट पास कर देगी, आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट ये हो जाएगा एक्ट। और कुल मिलाकर के जो भारतीय न्याय संहिता बिल है 2023 का, इसमें 356 प्रोविज़न हैं। बदलाव क्या क्या किए गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि आईपीसी के सेक्शन 124A में सिडिशन का एक चार्ज था, राजद्रोह का एक चार्ज था, इसको जो है ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह पर कुछ सुधार किया गया है। और जो सुधार किया गया तो क्या है कि न्यू सेक्शन दैट टारगेट्स स्पीच इंसाइटिंग सेपरेटिस्ट एंड सबवर्जिव एक्टिविटीज़, मीन्स कुल मिलाकर के अलगाववादी या फिर कोई ऐसी गतिविधि जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हो तंत्र को, तो ऐसी गतिविधि का उल्लेख करते हुए जो है एक नया मतलब सेक्शन उसमें जो है इंक्लूड किया गया है। दूसरा आप देखिए कि जो मॉब लिंचिंग है, तो मॉब लिंचिंग के लिए कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सज़ा तक का जो है प्रावधान किया गया। अभी तक देखिए मॉब लिंचिंग के ऊपर जो है कोई कानून देश में स्पेशली अलग से बना हुआ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पहले ये चीज़ बोली भी थी सरकार को, लेकिन जो अब जो भारतीय न्याय संहिता है, इस न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को लेकर के कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। और साथ में जो 7 साल के कारावास या आजीवन कारावास तक का भी प्रावधान किया गया। मीन्स अब सबको एकदम से जो है मौत की सज़ा नहीं दे दी जाएगी, तो कुल मिलाकर के 7 साल का कारावास या आजीवन कारावास या फिर जो है अधिकतम कैपिटल पनिशमेंट तक का प्रावधान है। इसके अलावा जो बेस्ड ऑन फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज और डिसीटफुल मीन्स, कुल मिलाकर के कि इस तरीके से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कंडक्ट किए जाते हैं तो उनको भी क्रिमिनलाइज़ कर रहा है ये भारतीय न्याय संहिता जो है वो इसको भी क्रिमिनलाइज़ कर रही है। और इसमें जो है अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ में जो एडल्ट्री का ऑफेंस था, तो एडल्ट्री के ऑफेंस से रिलेटेड जो सेक्शन था उसको हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत। जैसे आपको पता होगा अंडर सेक्शन 497 जो है एडल्ट्री से रिलेटेड था सेक्शन 497, तो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो अब जो नया बिल है भारतीय न्याय संहिता, उसमें इसको ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री को हटा दिया गया है। इसके अलावा पहले जो सेम सेक्स रिलेशन जिन्हें क्रिमिनलाइजेशन के तहत रखा जाता था, मतलब उन्हें अपराध माना जाता था सेम सेक्स रिलेशंस को, तो अब अगर जो है कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में सेम सेक्स रिलेशन है तो इसको क्रिमिनलाइजेशन की कैटेगरी से एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है। और ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखकर ही किया गया है, जिसमें आपको पता होगा कि जो सेक्शन 377 था समलैंगिकता से संबंधित, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। उसके बाद एक बदलाव और किया गया, ये देख लीजिए, द प्रोविज़न लीगलाइजिंग मैरिटल रेप रिमेंस। तो जो मैरिटल रेप को लेकर के इशू उठता रहता है कि बिना सहमति के पत्नी के साथ में संबंध स्थापित करना जो है ये मैरिटल रेप की कैटेगरी में आता है। तो मैरिटल रेप के बारे में अभी जो है ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर मीन्स कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पर अभी भी सुनवाई चल रही है। अब बात करते हैं कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है, तो ये देखिए 9 प्रोविज़न जो है उनको निरस्त करेगा पूरी तरीके से, 160 प्रोविजंस में सुधार करेगा जो पहले से हैं। इसके अलावा 9 नए प्रोविजंस जो है शामिल किए जाएंगे और कुल मिलाकर के 533 सेक्शन जो है वो इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में होंगे। ठीक है, अभी आपने देखा होगा ऊपर भारतीय न्याय संहिता में जो है इससे कम थे, 356 के आसपास हैं, इसमें जो है 533 हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हैं। इसमें देखिए क्या क्या बदलाव किया जा रहा है, तो एक नया सेक्शन लेकर के आए हैं 230, ठीक है, सेक्शन 230 जो क्या करेगा, ये करेगा इंश्योर्स दैट द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम रिसीव अ कॉपी ऑफ द FIR फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 14 डेज। मीन्स 14 दिन के अंदर जो है FIR की फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिल जानी चाहिए एक्यूज्ड को भी और विक्टिम को भी। इसके अलावा जो समरी ट्रायल्स हैं, समरी ट्रायल्स को मैंडेटरी कर दिया गया है, जो मतलब लेस सीरियस केसेस हैं उनके लिए भी समरी ट्रायल्स को मैंडेटरी अनिवार्य रूप से बना दिया गया कि अनिवार्य रूप से समरी ट्रायल्स कंडक्ट कराना ही होंगे। और तीसरा प्रोविज़न आप देखिए, प्रोविजंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर इंट्रोड्यूस्ड। मीन्स कुल मिलाकर के
अभी तक क्या था, जैसे समझते कि बदलने की ज़रूरत पड़ने का एक कारण ये भी है कि तकनीक का काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया, लेकिन पहले के जो कानून थे उनमें उस समय जो है तकनीक इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जो है तकनीकों के साथ में तालमेल नहीं बैठा पाते थे कानून। तो इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन जो है इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोविजंस के थ्रू। इसके अलावा तीसरे बिल की बात करें, द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए भारतीय साक्ष्य बिल 2023, और इसका क्या है कि 23 प्रोविजंस जो हैं उनमें बदलाव करेगा, एक नया प्रोविज़न जो है शामिल किया जाएगा, और कुल मिलाकर के 170 सेक्शन जो है वो शामिल, मतलब कुल मिलाकर 170 सेक्शन होंगे इस पूरे बिल में। और इसमें आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि इसमें किसी भी सेक्शन को रिपील नहीं किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी सेक्शन को रिपील नहीं किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। इसमें जो है बस जो एविडेंस के दायरे हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश की गई है, और एविडेंस को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ में तालमेल बैठा सकें वो, तो इस चीज़ पर ध्यान दिया गया है। तो यही चीज़ देखिए नीचे पॉइंट वाइज लिखी हुई है कि एड्रेसेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन द कंट्री, द न्यू बिल अलाउज फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस। तो अगर कोई डिजिटल रिकॉर्ड है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो उसे भी अब एविडेंस के तौर पर एडमिट किया जाएगा। और साथ ही साथ में जो सेकेंडरी एविडेंस है, तो सेकेंडरी एविडेंस में कई सारी चीज़ें और भी शामिल मतलब कर दी गई। जो डेफिनेशन है सेकेंडरी एविडेंस की उसको एक्सपेंड किया गया है, ताकि जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी एक तरीके से एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सके। अच्छा, ये सेकेंडरी एविडेंस का चक्कर क्या है कि एविडेंस जो है वो एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, या तो ओरल एविडेंस हो सकता है या फिर जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है। तो ओरल एविडेंस जो है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के चक्कर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्राइमरी एविडेंस होता है और सेकेंडरी एविडेंस होता है। अभी आप इसको ऐसे समझिए, प्राइमरी और सेकेंडरी बनता है ऐसे, सपोज करिए कि किसी फ़ोन से डायरेक्ट वीडियो बनाया गया, तो वो वीडियो जिस फ़ोन में बनाया गया उस फ़ोन में ही है तब तक वो प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन फर्दर वही वीडियो कहीं और दूसरी जगह पे कोई कॉपी हो जाए या कहीं शेयर कर दिया जाए, तो वहाँ से जब उस एविडेंस को प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट के केसेस में भी है, ये वीडियो को लेकर के एग्जांपल दे दिया हमने आपको। और तो जो सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन है उसको भी एक्सपेंड किया गया है। तो इस तरीके से ये बिल जो है मोटे मोटे इतने प्रोविज़न करते हैं, इस तरीके के चेंजेस किए जाएंगे। और एक इशू जो है इन बिल्स को लेकर के, इनके नामों को लेकर के उठ रहा है कि इनके नाम हिंदी में रखने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके नाम हिंदी में रखने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोग हालांकि मान रहे हैं कि ये जो है डी एंग्लिसाइजेशन का प्रतीक है, मीन्स कुल मिलाकर बी आंग्लीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कॉलोनियल एरा की छाप है कानूनों के ऊपर ये समाप्त हो जाए। तो कुछ लोग हैं, मतलब जो आर्टिकल वगैरह आ रहे हैं, कई सारे आर्टिकल आए हैं अभी पिछले दिनों में, तो ओवरऑल कुछ लोगों का मानना ये है कि हिंदी में नाम रखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी एक्ट जब बनता है तो उस एक्ट का लगभग जितनी भी भाषाएं हैं तो उन सारी भाषाओं में कहीं ना कहीं अनुवाद किया ही जाता है। तो इसलिए इनका हिंदी में डायरेक्ट नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी चीज़ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो प्रोविजंस हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर एक्ट्स की मीन्स जो कानून बनेंगे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को जो है संविधान के द्वारा स्वीकृति दी गई है। तो ऐसे में इनका हिंदी नाम रखना कहाँ तक उचित है। हालांकि जो प्रावधान है यानी जो प्रोविज़न है इन तीनों बिल्स के वो सारे इंग्लिश में ही हैं, बस बिल्स के नाम जो है वो हिंदी में रख दिए गए हैं। तो ऐसे में हम लोग एक बार ये और देख लेते हैं कि संविधान जो है वो क्या प्रोविज़न करता है भाषा से संबंधित कानूनों के निर्माण में, या फिर भाषा को लेकर के संविधान में कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इसको देखने के लिए जो है आप एक सेकंड देखिएगा। अच्छा, इन बिल्स का जो है कुछ थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म कुल मिलाकर के उस कमेटी को लेकर के है। सरकार ने जो है एक कमेटी गठित की थी प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में। तो उस कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो सारे पुरुष सदस्य ही थे। तो अब चूंकि न्याय प्रणाली में ही पूरा सुधार किया जा रहा है, तो न्याय प्रणाली तो पूरी आबादी के लिए हुआ, और आबादी में जो है महिलाओं का भी जो है आप जानते हैं लगभग नियर अबाउट 49 पॉइंट समथिंग कुछ 49.7% के आसपास जो है महिलाओं की आबादी है, और भी अन्य सारे लोग हैं। तो जो समिति बनाई गई है उस कमेटी में सभी पुरुष सदस्यों के होने पर इस कमेटी की कार्यप्रणाली को लेकर के आलोचना हुई है।
तो इस पर स्पष्टीकरण जो है वहाँ उसके अध्यक्ष जो है प्रोफेसर रणवीर सिंह उन्होंने दिया कुल मिलाकर के। और कार्यप्रणाली में जो है डाइवर्सिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी जो है लोग इश्यूज उठा रहे हैं। कुल मिला के अगर आप इन बिल्स के बारे में कंक्लूजन समझना चाहें तो कंक्लूजन आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो है महत्वपूर्ण प्रयास है, सिग्निफिकेंट एफर्ट है टू मॉडर्नाइज इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय रिप्लेसिंग आउटडेटेड लॉज, एड्रेसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू सोसाइटल डेवलपमेंट्स। कुल मिलाकर के जो लॉज हैं उनको सोसाइटल डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल बनाना, ये टारगेट अच्छा एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है इस ओर। दूसरा जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए भी एक अच्छी पहल है, और जो आउटडेटेड लॉज हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए भी ये एक अच्छी पहल है। इसके अलावा जैसे सिडिशन को हटाना या मॉब लिंचिंग के लिए प्रोविज़न लाना, एडल्ट्री से रिलेटेड कानून को ख़त्म करना, और मैरिटल रेप को लेकर के तो अभी आप बात हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी लेकर के अभी जो है मामला लंबित है, या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को शामिल करना। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। और कमेटी को लेकर के जो आलोचना हो रही है, तो कमेटी को लेकर के आलोचना जो है ये बताती है कि वास्तव में इस तरीके का परिवर्तन करते समय सरकार को काफ़ी जो है ध्यान रखना चाहिए अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के। और इससे पता चलता है कि कितने डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स जो हैं सोसाइटी के पास इस तरीके के परिवर्तनों को लेकर के। और अब हम लोग जो है जो प्रोविज़न्स हैं उन प्रोविज़न्स को आप देख लीजिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रोविज़न है इस मामले में वो आर्टिकल 348 है। इसको आप ज़रा से देखिए। तो आर्टिकल 348 जो है ये किस लिए है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348 deals with the language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for acts, bills, etc. Here are the key points of आर्टिकल 348। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर एक्ट्स और बिल्स जो हैं उनके लिए लैंग्वेज क्या होगी, इसके साथ इसके बारे में बताने का काम करता है। तो क्या कहता है आर्टिकल बोलता है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड फॉर स्टेट्स एज वेल एज फॉर एनी ऑफिसर और पर्सन अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश। तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, या फिर कोई ऑफिसर या व्यक्ति जो कोर्ट को असिस्ट करने का काम करता हो उसके लिए भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही होगी। इसके अलावा क्या है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट में विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ द स्टेट। तो कुल मिला के गवर्नर चाहे तो इस चीज़ को चेंज कर सकता है विद द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद में, विद द प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेने के बाद में गवर्नर चेंज कर सकता है, चाहे तो हिंदी लैंग्वेज में कर दे या फिर किसी और लैंग्वेज में भी कर सकता है, ऑफिशियल पर्पज अगर स्टेट का सर्व होता है तो, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। ये हाई कोर्ट को लेकर के गवर्नर ऐसा कर सकता है। तीसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। तो प्रेसिडेंट चाहे तो वो भी जो है किसी लैंग्वेज को ऑथराइज कर सकता है किसी हाई कोर्ट में पर्टिकुलर, ताकि जो पर्पज़ है स्टेट का अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो सर्व हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों ही ये कर सकते हैं, पर गवर्नर जब करेगा तो उसे प्रेसिडेंट की सहमति चाहिए, अप्रूवल चाहिए, जबकि प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सोचने की ज़रूरत है आपको, उसे भी गवर्नर की असेंट लेनी होगी। ठीक है, कुल मिलाकर के ये है, देखिए परिवर्तन कोई भी करेगा तो सहमति लेनी होगी। फिर कुल मिलाकर के आप देखिए तो इस तरीके से आर्टिकल 348 जो है, तो 348 का मतलब ये आर्टिकल है क्या करता है, अलाउइंग फॉर द यूज़ ऑफ अदर लैंग्वेजेस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज विद नेसेसरी अप्रूवल्स। बिना अप्रूवल्स के जो है किसी दूसरी भाषा को ऑथराइज़ नहीं किया जा सकता। मींस अगर आपको इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा को ऑफिशियली यूज़ करना है हाई कोर्ट के लिए, तो ऐसे में आपको प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल लेने के बाद में जो है हाई कोर्ट में लैंग्वेज चेंज की जा सकती है, वर्किंग लैंग्वेज। अब कुल मिलाकर के अदर प्रोविजंस देखिए भाषा से संबंधित कौन कौन से हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लेकर के आर्टिकल 343 से 351 तक जो है वो संविधान में आर्टिकल हैं भाषा से संबंधित। तो है क्या, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये हाईलाइट नहीं किया है, पढ़ लीजिए पूरा पूरा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं कि हाईलाइट करके अलग से जो है
बताने की कोशिश की जाए। तो आर्टिकल 343 to 351 जो है क्या प्रावधान करते हैं आप देखिए, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडियन गवर्नमेंट की जो है वो क्या होगी, हिंदी होगी। हाउएवर इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पजेज, जबकि इंग्लिश जो है उसको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन साथ ही साथ में ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश को भी यूज़ किया जाएगा। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कैन स्पेसिफाई देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर यूज़ विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शंस, और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी अपनी ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जो है ऑथराइज कर सकते हैं अपनी ज्यूरिसडिक्शन में इस्तेमाल करने के लिए, जैसी उन्हें ज़रूरत लगे और कामकाज में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मन की भाषा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जो भाषा का प्रयोग संबंधी प्रावधान है, तो वो प्रावधान हम लोग अभी आर्टिकल 348 ऊपर जो है डिटेल में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ना चाहो दोबारा पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 350A, तो आर्टिकल 350A जो है वो एक तरीके से DPSP की तरह काम करता है। हालांकि ध्यान रखिएगा ये DPSP है नहीं, पर DPSP की तरह काम करता है। क्यों, देखिए आर्टिकल 350A मैंडेट्स दैट एवरी स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट मस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। चौथा, जो माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेजेस हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न है, तो आर्टिकल 350 भी उसके लिए प्रोविज़न करता है। तो आर्टिकल 350 भी प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बाय द प्रेसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इसके अलावा कानूनों के बारे में भाषा को लेकर के ऊपर आर्टिकल 348 था, 343 भी है, इसको भी देख लीजिए आप। तो एक्ट्स, बिल्स एंड अदर लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोनों ही भाषाओं में होंगे। यही चीज़ को लेकर के जो है लोग कह रहे हैं कि जब हिंदी में होना ही होना है तो उसका नाम अलग से रखने का वैसा क्या मतलब था। हाउएवर स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन यूज़ देयर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर देयर प्रोसीडिंग्स, जबकि स्टेट जो मतलब विधानसभाएँ हैं राज्यों की, वो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 363 लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स, तो क्या होगी, इंग्लिश शैल बी यूज्ड अंटिल पार्लियामेंट डिसाइड्स अदरवाइज, जब तक पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड ना करे किसी और लैंग्वेज के बारे में, तब तक इंग्लिश ही जो है दो राज्यों के बीच में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होगी बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में। और एग्जामिनेशंस के लेकर के अगर बात करें तो प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज एंड इंश्योर इट्स यूज़ फॉर ऑफिशियल पर्पजेज इंक्लूडिंग एग्जामिनेशंस। तो प्रेसिडेंट जो है वो इस मामले में किसी भी तरीके का मतलब हिंदी भाषा के विकास को लेकर के निर्देश जारी कर सकता है, और जो ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए हिंदी का यूज है उसको सुनिश्चित कर सकता है। और परीक्षाएं जो हैं, परीक्षाएं भी उसमें शामिल हैं। मीन्स राष्ट्रपति जो है निर्देश के द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए एग्जामिनेशंस में भी हिंदी भाषा के प्रयोग को लेकर के डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है, वो कर सकता है मतलब प्रेसिडेंट। ठीक है, अब कुल मिलाकर के इतना है कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हम लोगों ने जितने भी एस्पेक्ट थे वो सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं, और इसी के साथ में आज के लिए जो है इतना ही था। एक ही आर्टिकल था डिस्कस करने को, और कहीं आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप जो है क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप जो है पर्टिकुलर मेल भी भेज सकते हैं। चैनल जो है निर्मम सुपथ के नाम से है, तो आप nirmamsupath@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई और आपको लगता हो ऐसा जानकारी लेने का इच्छुक है या फिर जो है प्रिपरेशन कर रहा है, बाकी लगातार अपनी निरंतरता आप लोग बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।